हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूं। मेजरली हमारा जो फोकस है वो अभी इंग्लिश पेडागोजी पे है, यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए एस्पायरेंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड पे ही मैं ये इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने आपको ढेर सारे एमसीक्यूज़ करवाए हैं, नए टॉपिक करवाए हैं, जो थ्योरिस्ट हैं उनके वो सब करवाया हुआ है। पीवाईक्यूज़ तो काफ़ी सारे मैंने करवाए हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उन वीडियोस को पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं अपने पेपर की तैयारी में। इंग्लिश पेडागोजी में चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो सिलेबस जो है वो टॉपिक है बिल्कुल सेम है, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। डिफ़िकल्टी लेवल भी इतना ज़्यादा कोई नहीं होता है। कहने का मतलब कि पेपर 1 है तो इजी होगा, पेपर 2 है तो टफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से दोनों ही पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में इंग्लिश पेडागोजी एज अ लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में ऑप्ट करते हैं, पहली बात तो अगर आप लैंग्वेज 1 के लिए ऑप्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी, तो आपको एक पैसेज, एक पोइट्री आएगी, और अगर आप लैंग्वेज 2 में ऑप्ट करते हैं तो आपको दोनों ही पैसेज आएंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी पेडागोजी के लेवल में कोई भी खास चेंज नहीं आता है। जैसे पेपर 1 में आता है वैसा पेपर 2 में आता है। ऐसे कहा जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल में चेंजेस होता है, बट मुझे ऐसा एज सच कोई ऐसा नज़र नहीं आया। आपकी तैयारी अच्छी है, आप दोनों पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अगर देखेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी, आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे। और ये जो हम तैयारी आपको करवाते हैं, कंटेंट जो देते हैं, क्वालिटी कंटेंट, वो सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल के टेट, जहाँ पे आप स्टेट लेवल टेट की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी जहाँ पे पूछा जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मेरे वीडियो से। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डिटेल में समझते हुए उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच आपको अच्छी समझ में आ सके, अच्छी तरह से। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखते हैं तो क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड। जब फॉरेन लैंग्वेज टीच किया जाता है ना, तो देखिए लैंग्वेज टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पिछला एग्ज़ाम का जो वीडियो, अगर मेरी वीडियोस देखेंगे, पिछले एग्ज़ाम के टाइम मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ाया था। अभी मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो जिनमें से एक प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग। क्या आता है? एक प्रिंसिपल जो है इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग। ऐसे तो कई प्रिंसिपल हैं, उसमें 10 प्रिंसिपल होंगे, बट उसमें एक जो प्रिंसिपल है सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग, इसके अंतर्गत हम देखेंगे सीक्वेंसिंग। अब ये क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब है जब आप पढ़ाने के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप टीचिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। ग्रेडेशन का मतलब ग्रुपिंग करना। अब ग्रेडेशन के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती है, एक तो होता है ग्रुपिंग करना और एक होता है सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, ग्रुपिंग करना का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रेडेशन का मतलब आप समझेंगे अगर, तो ऑर्डर में, किसी चीज़ को जब आप ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को आप ऑर्डर में किसी कार्य को, कोई प्रोसेस को करते हैं, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की जाए तो एक ऑर्डर में जब पढ़ाया जाता है उसे हम ग्रेडेशन कहते हैं। और इसी ग्रेडेशन के अंतर्गत आपका ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग आ जाता है। ग्रुपिंग के अंतर्गत आप सबको ग्रुपिंग में करते हैं, लेते हैं कि क्या क्या से स्टार्ट करना है। जैसे साउंड है ना, फोनेटिक्स, साउंड को ग्रुपिंग करते हैं, लेक्सिकल यानी वर्ड्स को ग्रुपिंग करते हैं, मीनिंग जो होते हैं सिमेंटिक उसको ग्रुपिंग करते हैं, ग्रामर को आप ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग आप करते हैं। वहीं सीक्वेंसिंग की बात आती है ना। एक तो हो गया ग्रुपिंग, दूसरा हो गया सीक्वेंसिंग। यहाँ पे सीक्वेंसिंग की ही बात की जा रही। तो जब सीक्वेंसिंग की बात आती है, तो जब आप
सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, मतलब व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, इसके बाद अब क्या आएगा। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले आप लेक्सिकल यानी वर्ड, जो वोकैबलरीज हैं, जो वर्ड हैं, उसको आप सीक्वेंस में सबसे पहले लाते हो। फिर उन वर्ड के क्या मीनिंग है, ठीक है, अर्थ क्या है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, है ना, तो मीनिंग इन वर्ड्स के क्या है उसको आप सीक्वेंस में लाते हो। कोई भी जब आप लैंग्वेज सिखाते हो तो वर्ड से स्टार्ट करते हो, फिर उसके मीनिंग को, और उस मीनिंग को सीखने के बाद आप ग्रामेटिकल जब सेंटेंस बनाते हो, फ्रेज बनाते हो, या सेंटेंस का पैटर्न मतलब पैटर्न जो बनाते हैं, ठीक है, फ्रेजेज है, सेंटेंस है, ये जो है आप सिखाते हैं, तो उसमें ग्रामेटिकल सीक्वेंस की बात आती है, ग्रामर की जो स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोनेटिक सीक्वेंस नहीं आता है। फोनेटिक जो होता है, फोनेटिक जो ग्रुपिंग होती है वो ग्रुपिंग के अंतर्गत आता है। और सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो सबसे पहले आप लेक्सिकल यानी कि शब्दों को सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके बाद आप उसके मीनिंग को सीक्वेंसिंग करते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, उसके बाद आप उन वर्ड्स जो ग्रुप किए हैं उसके फ्रेज बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और वो फ्रेज और सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो ग्रामेटिकल सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका पूछा गया है कि इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता, तो ये फोनेटिक सीक्वेंसिंग को इंक्लूड नहीं करता। आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कई प्रिंसिपल्स होते हैं 9 से 10, उसके अंतर्गत जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल होता है लैंग्वेज टीचिंग में, उसके अंतर्गत सिलेक्शन में तो आप देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं टीचिंग मटेरियल और कैसे आप पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कौन से टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है, इसका सिलेक्शन करते हैं। ग्रेडेशन का मतलब आपका ऑर्डर में करना, ऑर्डर में करने के अंतर्गत आपका एक तो ग्रुपिंग हो जाता है जिसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, और दूसरा सीक्वेंसिंग, है ना। ग्रुपिंग करने के बाद पहले आप ग्रुपिंग कर लेंगे क्या क्या करना है, उसमें आपका आता है फोनेटिक, लेक्सिकल, सिमेंटिक, ग्रामर। इसके बाद सीक्वेंस अगर आप करते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, किसी चीज़ के बाद क्या आना चाहिए, तो उसकी बात की जाए तो सबसे पहले लेक्सिकल की बात की जाती है, लेक्सिकल सीक्वेंसिंग होती है, सिमेंटिक सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग होती है, फोनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं होती है, ये ग्रुपिंग में आता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने कहा कि डिटेल में हम क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब अच्छे से समझ जाते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन। अब देखिए लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन की अब भी मैंने सबसे पहली वीडियो डाली हुई थी 2024 एग्ज़ाम का, जो जुलाई 7 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो मैंने स्टार्ट करी। तो आप लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि लर्निंग जो होती है वो सेट ऑफ रूल्स और सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट फॉर्मल सेटिंग में होता है। एक्विजिशन जो होता है वो इनफॉर्मल सेटिंग में होता है, अपने आप बच्चा सुन के आसपास के वातावरण से सीख जाता है, अपने फैमिली, अपने नेबरहुड, ये सब से सीख जाता है। एक्विजिशन, लैंग्वेज को एक्वायर करने में इतनी मेहनत नहीं लगती है, सब कॉन्शियसली सीख जाता है, अचेतन मन से सीख जाता है। लेकिन वहीं अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात होती है तो कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, जानबूझ के सीखते हैं और इससे स्किल डेवलप होता है ना। तो यहाँ पे बोला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा जो अर्जन है वो कब होती है, तो भाषा अर्जन तभी होगी जब चाइल्ड को एक फुल्ली एक्सपोजर मिलता है। सबसे पहले चाइल्ड को अपने घर में ही एक्सपोजर मिलता है, अपने मम्मी पापा, दादी दादा, चाची चाचा, बुआ, ये फैमिली मेम्बर जो भी हैं, फिर अपने जस्ट पड़ोसी, उसके बाद आस पड़ोस में, नेबरहुड में, उसके बाद जब वो स्कूल जाता है ना। तो जब उसको फुल्ली एक्सपोजर मिलता है तभी वो एक्वायर करता है लैंग्वेज को। अब यहाँ पे बोल रहा है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो टॉट बोल रहा है तो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है। द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विद कॉन्शियस अटेंशन, कॉन्शियसली अटेंटिव होके अगर सीखता है वो भी लर्निंग होती है ना। क्योंकि अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो सब कॉन्शियस माइंड में होता है या अनकॉन्शियसली सीखता है, यहाँ पे कॉन्शियस बोल दिया है तो लर्निंग है, ये एक्विजिशन नहीं है। द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड, तो ये तो यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, सेंस है ना, यहाँ पे बात की जा रही है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। जब उसको लैंग्वेज का, भाषा का एक्सपोजर पूरी तरह से मिलता है अपने आसपास, अपने घर, अपने आसपास के माहौल से, तो वो सीखता है, एक्वायर करता है। नेक्स्ट,
थर्ड नंबर देख लेते हैं, द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग। देखिए जब लिसनिंग करते हैं, है ना, श्रवण कौशल का जो सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त लक्षण क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। ठीक है, ये बात सही लग रही है। स्टिल सभी ऑप्शन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बाय चेंजिंग इट इनटू टेंस, केस, जेंडर, गेसिंग द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहली बात तो जब सुनते हैं आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जब आप सुनते हैं तो इनमें से तो ये 2 होगा नहीं कि आप जब सुनते हैं तो आपको टेंस बताना है या जेंडर बताना है ना, या फिर कौन सा केस है वो बताना है, ग्रामर का, वो नहीं होगा। और गैस करना है अनफेमिलियर वर्ड, वो भी नहीं है। जब आप कुछ सुन रहे हैं तो जो बात कही जा रही है, जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, जो अर्थ कहा जा रहा है, उसके अर्थ को समझना है, उसके कीवर्ड से, उसकी जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस मतलब कि तनाव, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसके उतार चढ़ाव, शब्द के उतार चढ़ाव, उसके साउंड, है ना, राइजिंग फॉलिंग जो साउंड होते हैं, इंटोनेशन होते हैं, है ना। उतार, जो इंटोनेशन का मतलब होता है कि जब आप कुछ कहते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं या कहते हैं, कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसका इंटोनेशन मतलब कि राइजिंग और फॉलिंग, जो राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन होता है वो क्या होता है, इसको आप समझेंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए, 2 वर्ड है, लाइफ है एक लाइव है। मैंने कहा लाइव, आपने सुना लाइव, ठीक है, आपने गलत सुना, ठीक से नहीं सुना, मैंने प्रोनाउंस भी सही से नहीं किया हो सकता है, या आपने जो सुना उसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस किया। जैसे कि मैंने कहा लाइव, आपने सुना लाइव, और आप उसको अपने दिमाग में लाइव ऐसे जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका स्ट्रेस है ना, जो बोलने का जो राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन है, या शब्दों पे जो जोर दिया जा रहा है, उसको आप जिस तरह से समझ रहे हैं उसको आप उसी मीनिंग को कन्वे करेंगे। तो यहाँ अगर आपने गलत सुना है तो आप गलत ही मतलब उसका मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि देखिए लाइव का मतलब आपको पता है कि उसी टाइम, तत्काल जब बात कर रहे हैं उस टाइम प्रेजेंट होना, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन सुनने में अगर आप गलती कर रहे हैं, आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड्स। अब मैंने लाइफ कहा, मतलब यहाँ पे आप वर्ड में क्या स्ट्रेस किया जा रहा है, क्या इंटोनेशन हो रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आपने अगर सुना लाइफ तो आप सही समझेंगे, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना लाइव तो वी आपको सुनाई देगा। इसीलिए जो कीवर्ड्स जो आप सुन रहे हैं, उसके पकड़ रहे हैं, उसका जो स्ट्रेस क्या है, किस तरह से प्रोनाउंस किया है, करेक्टली प्रोनाउंस किया है, आपने करेक्टली उसको सुना है, तो उस मीनिंग का अर्थपूर्ण क्या हो सकता है, मैसेज कन्वे हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंडिंग द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब जो ग्रामर का, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रामर है, उसके हिसाब से, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ में उस मीनिंग को समझना। तो पहली बात तो सबसे पहले जब आप सुनते हैं, श्रवण कौशल की बात की जाती है, जब आप सुनते हैं तो सही तरीके से आप सुन के उस चीज़ को सही समझ रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद में ये चीज़ आती है, ठीक है, ये भी सही, बट ये उसके बाद आती है। सबसे पहला तो ये है कि आपको जो कहा गया है, जो शब्द या कोई भी चीज़ कही गई है, अगर मैं एक सेंटेंस में, अगर आपको एक पैराग्राफ कह रही हूँ आपके सामने, तो आपको उस पैराग्राफ के मीनिंग के जो की वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसको समझते हुए, या फिर उस और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें किस तरह का उतार चढ़ाव या किस तरह का इंटोनेशन हो रहा है, उसको समझते हुए आप समझेंगे, तब आप सही तरीके से अर्थपूर्ण क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए ए जो ऑप्शन है वो सही है, कि जो भी आपको कन्वे किया गया है, बताया गया है, उसको आप समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट उसके कीवर्ड हैं उसको ध्यान देंगे, उन वर्ड्स के स्ट्रेस और इंटोनेशन को ध्यान देंगे, तब आपकी जो
कम्युनिकेशन जो हुई हमारे बीच, मैंने आपको जो समझाया, आपने जो समझा वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4th नंबर। अ टीचर इन हर क्लासरूम प्रोवाइड स्टूडेंट an opportunity to access themselves. Which of the following assessment practice is she trying to adopt in her class? एक टीचर ने क्लासरूम में छात्रों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया कि अपने आप को एक्सेस कीजिए, मतलब अपना आकलन कीजिए, स्वयं आकलन कीजिए। तो इसमें से कौन सा असेसमेंट की प्रैक्टिस करा रही है टीचर? तो सीधी सी बात है, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है टीचर टीचिंग लर्निंग के दौरान, मतलब एक कुछ टॉपिक पढ़ाया, बीच में कुछ किसी से बच्चों से खड़े करके पूछ लिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर क्लास के एंड में फिर सभी बच्चों से पूछा, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है कि आप टीचिंग लर्निंग के दौरान आप बीच बीच में जो पूछ के बच्चों का आकलन करते हैं, कितना समझ आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव होता है, जो एंड में किया जाता है कि कितना समझ में आया, जो अब तक पढ़ाए, क्या आपका जो गोल था कि इस चीज़ को आपको पढ़ाना है, ये आपका जो एम था वो कंप्लीट हुआ, बच्चों को ठीक से समझ आया, क्या आपने ठीक से समझाया, या फिर और कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता है, कहीं पे लूप होल्स है, ये सब आप देखते हैं। तो ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं होगा, ऑफ लर्निंग भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा असेसमेंट एज लर्निंग, जब अपने बच्चे स्वयं का आकलन कर रहे हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। और इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट ऑलवेज क्या होता है? असेसमेंट एज लर्निंग होता है, क्योंकि आपस में अपने आप का स्वयं आकलन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पे टीचर नहीं कर रही, छात्र या स्टूडेंट खुद अपने पेयर यानी पेयर ग्रुप, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ स्वयं से आकलन कर रहे हैं एक दूसरे की मदद से। तो असेसमेंट एज लर्निंग आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 5th नंबर, अ टीचर ऑफ क्लास 6 ब्रॉड आइटम लाइक स्पून, प्लेट, यूटेंसिल, बॉक्सेस एंड पेन टू हर क्लासरूम टू टीच वोकैबुलरी फ्रॉम देयर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द किचन। व्हाट आर दिस ऑब्जेक्ट नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग? 6वीं कक्षा की एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, तो वो क्या लेकर आती है? स्पून, प्लेट, यूटेंसिल यानी बर्तन, प्लेट, चम्मच, डिब्बा, कंटेनर, पैन, ये सब लेके आती हैं अपने क्लासरूम में वोकैबुलरी समझाने के लिए। मतलब किचन के जो आइटम्स हैं, वो जो टॉपिक है लेसन में, किचन आइटम के बारे में उनको पढ़ाना है, उसके शब्दों को उनको सिखाना है, किचन में क्या क्या आइटम्स होते हैं उन शब्दों को उन्हें सिखाना है। तो इस तरह की चीज़ें वो लेकर आ रही हैं क्लासरूम में। तो ये जो टीचिंग वो करना चाह रही है वो कौन सी टीचिंग है? तो ये रियलिया है ना, बहुत बार हम पढ़ते हैं। रियल ऑब्जेक्ट से जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल रियल ऑब्जेक्ट से आप पढ़ाते हैं एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में, तो क्या होता है? वो रियलिया होता है। टीचिंग मटेरियल तो है ये, लेकिन क्या है? कुकिंग आइटम है, ये भी हमें पता है। रियल लाइफ टास्क तो यहाँ पे नहीं होगा, टास्क यानी कि कार्य दे दिया जा रहा है, ये हो गया आपका रियलिया। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है कि टीचिंग मटेरियल जो कि रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे, देखते हैं अपने घर में देखते हैं, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए टीचर क्लास में पढ़ा रही। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर आप ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो एप्पल जो है चार्ट में दिखाने से अच्छा, अगर आप एप्पल सच में आप उन्हें ला के दिखाएंगे ये कि ये सेब है, ये हरे कलर का, लाल कलर का, जो भी जैसे भी कलर का होता है वो आप उन्हें दिखाएंगे, इसका स्वाद मीठा होता है, इस तरह से दिखाएंगे तो वो उनके दिमाग में छप जाएगा और वो बेस्ट टीचिंग मेथड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रियलिया की मदद से क्या करना चाहिए? बच्चों को क्लास में टीचिंग कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर, चिल्ड्रन कैन बी बेस्ट लर्न लैंग्वेज व्हेन दे हैव। बच्चे भाषा कब बहुत अच्छे से सीखते हैं? तो सबसे मेन बात है मोटिवेशन। वो जब अंदर से प्रेरित रहते हैं ना, मोटिवेटेड रहते हैं, तो सबसे बेस्ट सीखते हैं। अगर उनके अंदर सीखने की कोई मोटिवेशन नहीं, कोई प्रेरणा नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी टेक्स्ट बुक ला दो, आप कितने भी प्रोफिशिएंट टीचर ला दो, कितनी भी ड्रिल और प्रैक्टिस करा दो, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। जब तक स्वयं से अंदर से प्रेरित नहीं होंगे वो नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? तो लैंग्वेज लर्निंग एक स्किल है, इससे आपकी स्किल डेवलप होती है। ठीक है,
आप जब सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, मतलब आपकी जो मदर टंग है, आपकी वर्नेक्युलर लैंग्वेज आपको आती है, दूसरी भाषा आप सीखते हैं, तो इससे आपकी स्किल बढ़ती है, एक से अधिक भाषा का उपयोग आप कर सकते हैं, तो ये आपके कौशल को ही बढ़ाता है ना। यदि आपको एक से अधिक भाषा इस्तेमाल करना आता है, आप बाईलिंगुअल हैं या मल्टीलिंगुअल हैं, तो ये आपके स्किल, आपके कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। भाषा के बारे में बात करना है ना, भाषा के बारे में बात करना और सोचना, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी चीज़ के बारे में आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आप सोचते हैं, तो वो मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है, क्योंकि मतलब अगर यहाँ लैंग्वेज भी नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज दिया है गया है, तो कोई चीज़ है उसके बारे में अगेन आप सोच रहे हैं, तो मेटा हो जाता है। मेटा मतलब है कि विचार पे विचार करना। ठीक है, तो मेटालिंग्विस्टिक हो जाएगा ये। मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है जब आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं। 9th नंबर देख लेते हैं, स्टूडेंट इन क्लास टू सिंग अ सॉन्ग हेड शोल्डर नीज एंड टोज, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग, विच मेथड इज द टीचर यूजिंग टू टीच देम। तो ये कई बार मैंने आपको बता चुका है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसकी डिटेल वीडियो भी है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। ये होता है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समग्र भौतिक प्रक्रिया, है ना। मतलब जब बच्चे टीचर के साथ मिलके बॉडीली मूवमेंट, अपने एक्शन और पूरे सेंसेस के साथ सीखते हैं, बॉडीली मूवमेंट के साथ सीखते हैं, उसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट विथ बेसिक एलिमेंट लाइक लेटर्स, phonemes and teaches children that phoneme can be combined into word before moving to a reading as a whole is known as। तो देखिए, जब ऐसा कौन सा अप्रोच है जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले लेटर ABC ये सब बताना शुरू करती है। ठीक है, फिर ABCD बताती हैं लिख के और बोल के, और इसके साउंड कैसे ये साउंड करेगा, फिर इनसे जो भी शब्द बनेंगे फिर वो वर्ड्स में कन्वर्ट होंगे, है ना। जैसे कि ABCD सीख लिया, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस कर लिया ये बता दिया, फिर इससे वर्ड बनेंगे जैसे कि CAN कैन, है ना। इन शब्दों, इन लेटर से शब्द कैसे बना कैन, या फिर BAT बैट, इस तरह से वो सीखेंगे। इस तरह से वो धीरे 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 करके सीखते सीखते, जैसे एक वर्ड फिर 2 वर्ड, इसके बाद सेंटेंस में सीखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे, ग्रामर पे जाएंगे। इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत इनिशियल से स्टार्ट किया जा रहा है। ABCD पहले ये देखेंगे बच्चे, सुनेंगे, बोलना सीखेंगे, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेटर कैसे, इन लेटर से कैसे वर्ड्स बनाया जाता है, और इन एक एक वर्ड से कैसे 2 वर्ड बनाया जाता है, फ्रेज बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, या इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये आपका होता है बॉटम अप अप्रोच, बिल्कुल निचले स्तर से, बहुत ही स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक उसके जो गोल है वहाँ तक वो लेके जाते हैं। तो इसे कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। आपने शुरुआत करी लेटर से, फिर उसके साउंड, फोनीम मतलब उसके साउंड से, फिर उससे आप बच्चे को वर्ड बनाना सिखाए, उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाए। इस तरह से आप पूरा एक अप्रोच कर रहे हैं रीडिंग का। ठीक है, रीडिंग बच्चे को पूरी तरह से करना आ जा रहा है। इस अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो आज ये 10 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 10 इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे थे जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती थी, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।